दोस्तों आज हमने यस बैंक के स्टॉक में कुछ गिरावट देखी, लेकिन ये गिरावट सिर्फ यस बैंक के स्टॉक में नहीं थी, पूरे बैंकिंग सेक्टर में थी, साथ में बाजार में भी थी। बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 58,766 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहां पे 770 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 1.29% गिरा बीएसई सेंसेक्स। और ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि ऑलरेडी हमने ट्यूसडे को ज़बरदस्त तेज़ी देखी थी, करीब 1550 पॉइंट की बड़ी तेज़ी, और इसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है और साथ में इंटरनेशनल मार्केट का दबाव भी था। आज भी इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से भी कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे, सारे के सारे जितने बाजार है फिलहाल सब रेड में दिखाई दे रहे। डाउ जोक की बात करें फिलहाल तो 31,247 के स्तर पर है, जहाँ पे आप देख सकते हो 263 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, 0.84% गिर चुका है, यानी बाजार खुलते ही यहाँ पर भी ज़बरदस्त गिरावट का दौर जारी है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,911 के स्तर पर है, जहाँ पे आप देख सकते हो 1.11% की बड़ी गिरावट है। इसके अलावा नेस्डेक की बात करें तो 11,631 के स्तर पर यहाँ पे आपको 1.57% की गिरावट दिखाई देगी। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1811 के स्तर पर 1.76% की बड़ी गिरावट, यानी लगभग 0.2% की गिरावट। तो आज भी इंटरनेशनल मार्केट में दबाव बना हुआ है और नतीजा ये हो सकता है कि कल हमें और गिरावट देखने को मिले। अगर पूरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 आज 17,542 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 1.22% की हमने गिरावट देखी। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 39,301 के स्तर पर करीब 0.50% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में आज थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिली, यानी 3024 के स्तर पर 0.71% की तेजी थी। तो बड़ी गिरावट में भी आज सरकारी बैंक थोड़े से चमके। आज निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो 20,186 के स्तर पर करीब 0.66% की गिरावट थी। तो सरकारी बैंकों में तो तेजी थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में गिरावट थी, और नतीजा है कि आज हमें यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में अगर देखें तो यस बैंक से कुछ पॉजिटिव बातें भी निकल के आ रही है। यहाँ पर यस बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट के लिए कुछ चार्जेस में अब बदलाव कर दिया है, और ये जो बदलाव है 1 सितंबर 2022 से लागू होंगे, और इनमें कुछ जैसे बदलाव किए उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यस बैंक ने कहा है कि जो उनके सेविंग अकाउंट प्रो प्लस या यस रिस्पेक्ट सीए सीनियर सिटीजन के लिए या यस एसेट महिलाओं के लिए के औसत मंथली बैलेंस है, यानी AMD 25,000 रुपीज़ है, वही सेविंग अकाउंट के प्रो खाताधारकों को अपने अकाउंट में मंथली औसत बैलेंस 10,000 रुपये रखने की जरूरत होगी, यानी ये बैलेंस उनको मेंटेन रखना होगा। लेकिन अगर कोई किसान का अकाउंट है तो उसको जो औसत मंथली जो बैलेंस के लिए जो लिमिट रखी है वो 5,000 रुपीज़ की है। वही माय फर्स्ट सेविंग अकाउंट के लिए जो बैलेंस है अब वो 2,500 रुपये हो जाएगा। तो ये एक चेंजेस कर दिया गया, ये मंथली बैलेंस आपको मेंटेन रखनी ही होगी आपके सेविंग अकाउंट में। यहाँ पे बैंक ने क्लियर कर दिया कि जो भी कस्टमर अपने मंथली बैलेंस के मेंटेन नहीं रख पाएगा, यानी जो उसका बैलेंस उसकी जो लिमिट से नीचे जाएगा तो उसको फिर उसका चार्ज कटेगा ज़्यादा। बैंक की तरफ से कहा गया है कि अगर औसत मंथली बैलेंस जरूरी राशि से कम है लेकिन 50% से ज़्यादा है तो बैलेंस राशि का 5% शुल्क लिया जाएगा। हालांकि अगर जरूरी राशि 50% से कम है तो ये शुल्क बैलेंस राशि का 10% भी हो सकता है, यानी सेविंग अकाउंट के लिए वैली अकाउंट के लिए बैलेंस शुल्क फिलहाल 5% रखा गया। यानी कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे यस बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट के लिए जो चार्जेस में बदलाव कर दिया है, और आपको ये ध्यान रखना है कि उस बैलेंस को आपको भी मेंटेन रखना है। यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि सेविंग अकाउंट प्रो प्लस और यस यहाँ पे रिस्पेक्ट सेविंग अकाउंट सीनियर सिटीजन के लिए है, या यस जो लेडीज़ के लिए जो अकाउंट है उनमें अगर कोई मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर उनके लिए हाईएस्ट 650 तक का बैलेंस के लिए शुल्क भी वसूला जा सकता है, यानी उनसे इतना बड़ा जुर्माना लिया जा सकता है। सेविंग अकाउंट प्रो के लिए जो हाईएस्ट चार्ज है वो 500 रुपीज़ है, और जो किसानों का अकाउंट है उसके लिए जो सेविंग अकाउंट में 250 रुपये तक चार्ज कट सकता है, और माय फर्स्ट सेविंग अकाउंट के लिए अधिकतम 250 रुपये की राशि काटी जा सकती है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि इसमें अगर आपने ध्यान से नहीं रखा, अपना अकाउंट को मेंटेन नहीं रखा, तो आपकी बहुत सारे लॉस हो सकता है, आपको बड़ी राशि कट सकती है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है डिश टीवी की तरफ से। यहाँ पे डिश टीवी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि चेयरमैन जवाहरलाल गोयल 26 सितंबर को होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि जून में हुई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयरधारकों ने गोयल को फिर से कंपनी का MD बनाने से जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया है, और इसीलिए अब एक्सचेंज को कहा गया डिश टीवी की तरफ से कि आने वाली AGM में वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जब शेयर होल्डर ने उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट किया उसके बाद में उन्होंने MD का पद तो छोड़ दिया था, लेकिन वो डायरेक्टर के पद पर अभी भी बने हुए थे। गोयल ने चेयरमैन के पद पर दोबारा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया है। डिश टीवी ने शेयर बाजार में दी सूचना में कहा है कि कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जवाहरलाल गोयल आगामी AGM में अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर दोबारा नियुक्ति को लेकर कोई इच्छा नहीं जताई है, यानी वो अपना पद छोड़ रहे हैं जवाहरलाल गोयल फिलहाल।
यहाँ पे डिश टीवी की 26 सितंबर को एजीएम होने जा रही है और इस एजीएम के माध्यम से वो पद छोड़ देंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि एक तरह से यहाँ पे यस बैंक की जीत हुई है, क्योंकि यस बैंक चाहता ही था कि जवाहरलाल गोयल पद अपना छोड़ दे और वो पूरी कोशिश करे थे किसी भी तरह से कंट्रोल करे। जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे यस बैंक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है और यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है जवाहरलाल गोयल और सुभाष चंद्रा ग्रुप। उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से कंट्रोल चाहते थे डिश टीवी के ऊपर, लेकिन यस बैंक ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में आप देखें तो यस बैंक की यहाँ पे जीत हुई है और यस बैंक के फेवर में ही फैसला है। आने वाले समय में डिश टीवी के ऊपर कंट्रोल यस बैंक का होगा। तो कुल मिला के यस बैंक ने एक तरह से बड़ी जीत हासिल की है और इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता था आज, लेकिन बाजार में गिरावट थी, बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट थी। नतीजा ये रहा कि हमें आज कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बैंकिंग शेयरों के लिए। यहाँ पे सरकार ने जितने भी बैंक हैं उनको कहा है कि एजुकेशनल लोन देने में आप लोग बहुत ज़्यादा कोताही कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करना चाहिए और उसके लिए जो प्रोसेस है उसको भी आसान करना चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत ही शानदार कदम उठाया है। सरकार चाहती है कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एजुकेशन अच्छे से कर पाए और पैसों की कमी उसके लिए आड़े ना आए। तो ऐसे में सरकार ने बैंकों से कह दिया है कि हर बच्चे को एजुकेशन लोन मिलना चाहिए। जो भी एजुकेशनल लोन लेने आ रहा है उसको उसके लिए प्रोसेस को आसान करें, यानी उनको किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से आप अटकाए नहीं और उनको जो भी लोन चाहिए उनको प्रोवाइड करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए ताकि उनका जो है समय न बिगड़े। तो सरकार ने जिस तरह से ये मंशा जाहिर की है ये काफ़ी अच्छी है और काबिल तारीफ है। देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारी हाई स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते और फंड की कमी की वजह से वो कर नहीं पाते और ऐसे में उनके सपने ही रह जाते हैं। लेकिन अब सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में सब बच्चों को अच्छे से लोन मिल पाएगा और वो अपने एजुकेशन लोन के तहत कार्रवाई करके अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे और अपने भविष्य को सुधार पाएंगे। तो बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। साथ में एक देखें तो देश के लिए और हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात निकल के आ रही है। यहाँ पे चाइना पूरी तरह से स्लो डाउन से परेशान हो रहा है और दूसरी तरफ इंडिया के इकोनॉमी डबल डिजिट में आ चुकी है हमारी ग्रोथ। फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो हमारा जीडीपी डाटा 13.5% से मतलब डबल डिजिट में आ चुका है, बहुत ही शानदार तरीके से। जबकि आप देखें तो दूसरी तरफ बहुत सारी ग्लोबल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। आप समझ यूएस में क्या प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन चल रहा है, चाइना पूरी तरह से परेशान है। ऐसे में इंडिया में इस तरह से जो जीडीपी में जो उछाल है वो काफ़ी अच्छा है और एक बात का सबूत है कि आने वाले समय में इंडियन मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। और इस समय जब इंटरनेशनल बाजार में आप देखें तो जो मंदी का दौर है उसका फायदा इंडिया को मिल सकता है। यहाँ पर हमारे लिए सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम 80% कृषि प्रधान देश है और इसीलिए हमारे लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हम अपने इस हुनर का इस्तेमाल करके इस समय आगे निकल सकते हैं। वैसे भी इस बार काफ़ी अच्छी बारिश भी हुई है, मानसून अच्छा होने का भी फायदा मिल रहा है और आप देख सकते हो इसी का नतीजा है कि यहाँ पे इंडिया के बाजार में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है एफआईआई का। पूरे एशिया के अंदर 9 जहाँ पे देख सकते आप कंट्रीज़ में वो इन्वेस्टमेंट करें उसमें सबसे ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट यानी 76% का इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्होंने इंडिया के बाजार में किया है और उनको भी भरोसा है कि आने वाले समय इंडिया के बाजार में उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। यानी हमारे बाजार में आने वाले समय में और शानदार तेजी आ सकती है और सेंसेक्स नई ऊंचाई छू सकता है। तो ऐसे में आपको भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं। और यस बैंक भी काफ़ी मजबूत है, आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक कमाल करेगा क्योंकि मैनेजमेंट ने बहुत सारी मेहनत की है। इसका नतीजा हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो यस बैंक के स्टॉक में भी वैसी ही तेजी बनेगी जैसे काफ़ी स्टॉक दौड़ रहे हैं इस समय। आप देख सकते हो आज रिलायंस पावर दौड़ा और ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो जिस तरह दौड़ रहे हैं। यस बैंक भी जल्द ही दौड़ेगा क्योंकि यस बैंक का मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा है और नतीजे पॉजिटिव आ रहे हैं, लगातार रेटिंग भी बढ़ रही है और साथ में नया इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, बिना डरे करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।